हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल एक अजीब और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसकी शुरुआत लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुई, जब एक बहुत बड़े मॉलिक्यूलर क्लाउड का एक हिस्सा ग्रेविटी के कारण कोलैप्स कर गया। इस कोलैप्स से जन्म हुआ उस तारे का जिसे हम सूरज कहते हैं। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, एक पीला छोटा तारा जिसका डायमीटर 1.392 मिलियन किलोमीटर्स है। हमसे इसकी दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी एनर्जी निकलती है जो पूरे सोलर सिस्टम को रोशन करती है। सूरज के सबसे पास है बुध यानी मर्क्यूरी, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। फिर आता है शुक्र यानी वीनस। इसका एटमॉस्फेयर इतना घना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है कि ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अब तक की जानकारी के मुताबिक अस्तित्व में ये अकेली जगह है जहां जीवन है। इसका अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल यानी मार्स, द रेड प्लैनेट। इसके दो छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। मार्स पर मानव भेजने की प्लानिंग काफी समय से चल रही है, लेकिन इसमें चैलेंजेस कम नहीं हैं। अर्थ और मार्स के बीच की दूरी 225 मिलियन किलोमीटर्स तक हो सकती है। इस वजह से कम्युनिकेशन सिग्नल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने में 4 से 24 मिनट लगते हैं। मतलब मार्स पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को रियल टाइम में अर्थ से मदद नहीं मिल सकती, उन्हें खुद ही फैसले लेने होंगे। एक और बड़ी चुनौती है मार्स पर रेडिएशन। वहां कोई ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और एटमॉस्फेयर भी काफी पतला है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेज और सोलर पार्टिकल से बचाना एक बड़ा काम होगा। इन्हीं चैलेंजेस के बावजूद नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2030s में मार्स पर इंसान भेजने का लक्ष्य रखता है। स्पेसएक्स 2029 तक एक मैन्ड मिशन की बात कर रहा है। चाइना का प्लान भी 2030 तक का है। सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं तो आते हैं गैस जायंट्स। सबसे पहले बृहस्पति यानी जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। हाल ही में 2023 में साइंटिस्ट्स ने जुपिटर के इर्द गिर्द 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे इसके टोटल मून्स की संख्या 92 हो गई है। ये नए मून्स काफी छोटे हैं, 1 से 3.2 किलोमीटर्स के बीच। जुपिटर के बाद है शनि यानी सैटर्न, अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए मशहूर। ये रिंग्स मुख्य रूप से पानी की बर्फ और थोड़े से पत्थर और धूल के कणों से बने हैं। इन पार्टिकल्स का साइज 1 माइक्रोमीटर से लेकर कई मीटर्स तक हो सकता है। इन रिंग्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि ये सैटर्न के साथ ही बने 4.5 बिलियन साल पहले, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि ये कुछ ही करोड़ साल पहले बने, शायद किसी चंद्रमा के टूटने से। एक दिलचस्प बात यह है कि सैटर्न के रिंग्स बहुत पतले हैं, सिर्फ 10 से 30 मीटर मोटे, लेकिन इनका फैलाव 2,80,000 किलोमीटर तक है। इसके बाद आते हैं आइस जायंट्स। पहले अरुण यानी यूरेनस, जो अपनी साइड पर झुका हुआ है, और आखिर में वरुण यानी नेपच्यून, सोलर सिस्टम का सबसे दूर स्थित ग्रह, जो अपनी तेज हवाओं और गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है। पर सोलर सिस्टम सिर्फ इन 8 प्लैनेट्स तक सीमित नहीं है। यहाँ 5 ऑफिशियल ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, प्लूटो, एरेस, हाओमे, माके और सीरीज। नेपच्यून के ऑर्बिट के पार एक डिस्क लाइक रीजन है जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यहाँ हजारों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स पाए जाते हैं। रीसेंट डिस्कवरीज ने इस रीजन के बारे में हमारी समझ को और बढ़ाया है। एक अनुमान है प्लैनेट वाई का। एस्ट्रोनॉमर्स ने 50 क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के झुके हुए ऑर्बिट्स को एनालाइज करके ये सुझाव दिया है कि इसकी वजह एक अर्थ साइज्ड प्लैनेट हो सकता है, जो सूरज से अर्थ के मुकाबले 100 से 200 गुना ज्यादा दूर है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो हमारे सोलर सिस्टम में 10 ग्रह हो सकते हैं। इसके अलावा नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने क्यूपर बेल्ट के आउटर एजेस पर उम्मीद से ज्यादा डस्ट डिटेक्ट की है। ये इस बात का इशारा है कि क्यूपर बेल्ट पहले के अनुमानों से कहीं दूर तक, शायद 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या उससे भी ज्यादा पहला हो सकता है। क्यूपर बेल्ट और ओट क्लाउड से आते हैं कॉमेट्स। ये आइसी बॉडीज जो धूल और जमी हुई गैस से बनती हैं, सूरज के चक्कर लगाती हैं। जब ये सूरज के पास आती हैं, इनकी बर्फ पिघलती है, जिससे एक चमकदार कोमा और एक पूंछ बन जाती है। इन्हें सोलर सिस्टम के टाइम कैप्सूल्स की तरह समझा जा सकता है, क्योंकि इनमें उस समय का ओरिजिनल मटेरियल मौजूद है जब हमारा सोलर सिस्टम बना था।
कॉमेट्स का इम्पैक्ट अर्थ पर भी हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार अगर 500 मीटर चौड़ा कॉमेट अर्थ से टकराता है तो ये 100 से 400 मिलियन टन धूल एटमॉस्फेयर में डाल सकता है, जिससे इम्पैक्ट विंटर हो सकता है, ग्लोबल कूलिंग, बारिश में कमी और फोटोसिंथेसिस में रुकावट। पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखती है ग्रेविटी। प्लैनेट्स के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस उनके ऑर्बिट्स और पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण है ऑर्बिटल रेजोनेंस। जब दो बॉडीज एक दूसरे पर नियमित ग्रेविटेशनल प्रभाव डालती हैं, उनके ऑर्बिटल पीरियड्स एक सिंपल रेशियो में आ जाते हैं। जैसे प्लूटो और नेपच्यून 3:2 रेजोनेंस में है। मतलब जितने समय में नेपच्यून सूरज के 3 चक्कर लगाता है, उतने में प्लूटो 2 चक्कर पूरे करता है। ऐसे रेजोनेंस ऑर्बिट्स स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज कर सकते हैं। इस विशाल सिस्टम में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे ही सोलर सिस्टम के कुछ चंद्रमाओं पर मिल सकता है। जुपिटर का चांद यूरोपा और सैटर्न का चांद एनसेलेडस, दोनों पर बर्फ के नीचे विशाल समुद्र होने के प्रमाण मिले हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2030 तक यूरोपा पहुंचकर उसके समुद्र की जांच करेगा। इसी तरह कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस से निकलते बर्फ के गेजर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए थे, जो जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। भविष्य की खोज इन्हीं अनुमानों पर टिकी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन 2031 में जुपिटर तक पहुंचेगा और उसके आइसी मून्स गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करेगा। नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन 2028 में लॉन्च होगा। ये एक ड्रोन सैटर्न के चांद टाइटन पर भेजेगा, जो वहां उड़कर अलग अलग जगहों से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा 2026 में मार्स के चांद फोबोस से सैंपल लाने के लिए MMX मिशन लॉन्च करेगी। इन सभी मिशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नए AI सिस्टम्स रोवर्स को पहले से 10 गुना तेजी से नेविगेट करने में मदद कर रहे हैं, जिससे दूर के ग्रहों की खोज ज्यादा सुरक्षित और कुशल हो जाती है। हमारे सोलर सिस्टम का अध्ययन सिर्फ आसमान के बारे में जानकारी नहीं देता, ये हमें हमारी अपनी उत्पत्ति, हमारे ग्रह और अस्तित्व के विशाल संदर्भ में हमारी जगह के बारे में बताता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हम इन दूर दराज की दुनियाओं के राज खोलने के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन हर जवाब के साथ नए और ज्यादा गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं, और यही चीज इस अनंत खोज को हमेशा दिलचस्प बनाए रखती है।